जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, विज्ञान का यानी साइंस का धाकड़ क्लास लेके आ चुके हैं। आज इस क्लास में आपको विज्ञान का टॉप 300 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास में करवाएंगे, जिसमें बायोलॉजी के 100 प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री के 100 प्रश्न रहेंगे और फिजिक्स के 100 प्रश्न, यानी टोटल 300 क्वेश्चन आपको आज इसी क्लास में करवाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, बीएसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इस क्लास को देखने के बाद आपकी जो तैयारी है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि साइंस के टॉप 300 क्वेश्चन आपको इसी क्लास में आज करवाएंगे। तो परीक्षा से पहले इस क्लास को आप लोग देख कर जाना, कोई भी एग्जाम हो, और एग्जाम में झंडे गाड़ के आना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के। साथियों, शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के साथ। सबसे पहले बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स के और फिर केमिस्ट्री के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है। तो देखिए, स्पंज के सिरे पर स्थित जो बड़ा सा छिद्र होता है, यानी बड़ा सा छेद होता है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, अस्कुलम। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, अस्कुलम। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है, यानी मधुमक्खियों की पालने की विधि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। बाकी देखिए, सेरीकल्चर का संबंध जो है आपका रेशम कीट पालन से है, पीसीकल्चर का संबंध मछली पालन से है, और हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है ये बागवानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? तो ध्यान दीजिए, श्वसन की जो क्रिया है यानी सांस लेने की क्रिया, ये किसमें संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। साथियों याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है या कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। यूरिया जो है ये मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? करेक्ट आएगा साथियों, ब्रिक से, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक यानी किडनी से। देखिए, क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन इसी क्लास में करवाने हैं और कम समय में करवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो ध्यान से देखिएगा, निषेचन की क्रिया कहां होती है? गर्भाशय अंड ग्रंथि में भी नहीं होता है, ये होता है अंडवाहिनी में। बिल्कुल, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी। निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, गर्भाशय में यानी गर्भ में जिस टाइम शिशु पलता है, उसके विकास की यानी वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, उसकी जानकारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर आएगा अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर यह भी याद रखिए कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैसेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो देखिए, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, बीजांडसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो देखिए, थायराइड भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है, और यकृत भी ग्रंथि है, लेकिन जठर ये ग्रंथि नहीं है। जठर का रस होता है जो मानव के पेट में स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो याद रखिए, आरएच फैक्टर का नाम ये किस प्राणी से संबंधित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? यानी मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जिससे यह पता लगता है कि भूख लग गया है या पेट भर गया है? इसकी अनुभूति कहां से प्राप्त होती है या कहां से महसूस होती है? तो याद रखिए, हाइपोथैलेमस से, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहां है? तो देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर जो आपको दिख रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा, यह भी मस्तिष्क का ही भाग है। और ये क्या करता है? तो देखिए, जब उल्टी होता है ना साथियों, उल्टी कोई भी करता है, तो उल्टी जब होता है तो उल्टी का अनुभूति जो है यही करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है?
तो देखिए राइट आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं में। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी ए और बी पाया जाता है? तो एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ में। याद रखना, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन पाया जाता है। देखिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो देखिए एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है तो ए बी में नहीं पाया जाता है, ए बी में तो एंटीजन पाया जाता है ना, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बोन मेरो, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिनों तक। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ध्यान से देखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं और जो WBC होता है सफेद रक्त कण, उसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट यानी प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी WBC। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसको कहते हैं? यानी लाल रक्त कणों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो देखिए जो एंटीबॉडी होता है वो किसके विरुद्ध लड़ता है? तो याद रखिए संक्रमण के विरुद्ध। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो देखिए व्हेल जो होता है ये स्तनधारी होता है साथियों, और स्तनधारी के चैम्बर में कितने, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे विशाल जीवित स्तनपाई यानी स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपाई है साथियों नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारण करने हेतु रडार तंत्र किस प्राणी में पाया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा चमगादड़ में, बैट, चमगादड़। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? इनमें से कौन सा एक स्तनधारी है जो कि अंडा देता है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। करेक्ट आंसर आएगा हिरण की, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी उसे कहते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, और इनमें से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है। तो देखिए राइट है कंकट चूहा। इसको जब भी खतरे का महसूस होता है ये गेंद के समान सिकुड़कर हो जाता है। अगला, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ध्यान से देखिएगा, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला, मानव का जैविक नाम क्या है? तो साथियों ध्यान से देखिए, मानव का जैविक नाम क्या है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मनुष्य भी स्तनधारी है, व्हेल भी है और चमगादड़ भी है। मछली स्तनधारी नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है, यानी कैसे पहचानते हैं कि ये प्राणी स्तनधारी है? तो देखिए जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें स्तन ग्रंथि होती हैं, 4 कोष्ठीय का हृदय होता है और श्वेत ग्रंथियां होती हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है, उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी पक्षी है जो उल्टी तरफ उड़ती है यानी उल्टी उड़ान भरती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड। साथियों याद रखना, हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी पक्षी भी है। अगला है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो राइट आएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी जिसको आप बोलते हैं शुतुरमुर्ग। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किसने बनाया था? यानी प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आएगा चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखिए, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन जो है इंसुलिन, इसका आविष्कार किसने किया था? तो राइट आएगा FG बेंटिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? यानी इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो देखिए कैंसर भी आनुवांशिक रोग नहीं है और पेचिस भी नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया यह आनुवांशिक रोग है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? तो ध्यान से देखिए, हाइड्रा जो होता है साथियों जलीय पादप, इसका प्रचलन अंग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आएगा टेंटिकल्स या टेंटेकिल्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है?
तो ध्यान से देखिए, पावोक्रिस्टेसस जो है ये मोर का जैविक या वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉल्फिन जो होते हैं ये वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो देखिए डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, और डॉल्फिन ये साथियों स्तनी वर्ग में यानी स्तनधारी वर्ग में ही ये वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी स्तनी। अगला, निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होता है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ियाल में। घड़ियाल एक ऐसा जंतु है जिसमें आंसू ग्रंथि नहीं होता है, उसका आंसू नहीं निकलता है। अगला, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो इनमें से सबसे विषैली मछली होती है पाषाण मछली, ऑप्शन नंबर ए पाषाण मछली। अगला, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिएगा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा शारीरिकी। चलिए आगे देखिए, खुजली का रोग इसके बीज। देखिए ये एक रोग है, इसके बीज खुजली के कारण होता है, खुजली का ही प्रकार है। तो ये किसके कारण होता है? तो खुजली, खाज, ये सब किसके कारण होता है? कवक के कारण, फुंगी के कारण। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक के कारण। साथियों देखिए, आप लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार लाइक और सेशन को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा शेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ध्यान से देखिए, एथलीट फुट नामक जो बीमारी है यह साथियों कवक से उत्पन्न होती है, कवक राइट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो ध्यान से देखिए, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो राइट आएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, यानी वह उत्तक कौन सा है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम। अगला है, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए, व्यापारिक कॉर्क जो होता है ये कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए इनमें से वो कौन सा पादप हार्मोन है जिसके छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? याद रखिएगा ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन जो कि एक पादप हार्मोन है जिसका आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने ही किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो देखिए कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है वह साथियों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो कुरोसावा ने, ठीक है, कुरोसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या होता है? यानी जिसको किडनी की समस्या होती है उन व्यक्तियों को अपहरण उनके लिए अपहरण यानी डायलिसिस कराया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या होता है? तो परासरण करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण। अगला, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? तो साथियों देखिए, चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो देखिए पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटामीबा। एंटामीबा के कारण पेचिश होता है। अगला है, आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो देखिए दूरदृष्टि का जो दोष है ये किसके कारण होता है? जब नेत्र गोलक के छोटा हो जाता है, यानी जब नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है तब दूरदृष्टि की बीमारी होती है, और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक आयरन इनमें से किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियों में, जैसे कि पालक का सब्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से। अगला है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? तो देखिए मानव शरीर में जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ शरीर में जमा हो जाएगा? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत के बाद। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल्स मौजूद होता है साथियों, जहां से इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो करेक्ट आएगा बीटा कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ही की तरह कार्य करती है? तो देखिए राइट आंसर आएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए।
रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा अधिवृक्क ग्रंथि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज क्लास में करवा रहे हैं साथियों, बिल्कुल झंडे गाड़ देने वाले ये प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो देखिए जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रीनल से स्रावित होती है, याद रखना एड्रीनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो देखिए लड़ो उड़ो हार्मोन कौन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो आंसू स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वह साथियों लैक्रिमल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है, यानी बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? तो देखिए करेक्ट आएगा थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि है जब इंसान बूढ़ा होता है तो ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? तो इनमें से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो देखिए करेक्ट आएगा परावटु ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन। पेनियल ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिनियल ग्रंथि साथियों ये मस्तिष्क में यानी ब्रेन में स्थित होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो ध्यान से देखिए प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो कि वाहिनी विहीन ग्रंथि है? तो राइट आएगा अंतस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि साथियों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। याद रखना ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑक्सीटोसिन की। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो देखिए बच्चों का लिंग गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण ये साथियों पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पिता देखिए जब XY गुणसूत्र मिलता है तो लड़का पैदा होता है और XX गुणसूत्र मिलने से क्या होता है? लड़की पैदा होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा नामक बीमारी होती है? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों आउट ग्रंथि के। आउट ग्रंथि की कुसक्रिया के कारण मिक्सीडीमा नामक बीमारी होती है, याद रखना। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो देखिए रेशम पालन क्या कहलाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी स्नायु तंत्र का। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किसमें? तो साथियों विज्ञान की किस शाखा में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मायोलॉजी में। अगला है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या? तो देखिए किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो साथियों शाकाहारी प्राणी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा रीटर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है रीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए सीड थेरेपी जो है ये साथियों कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर एक कैंसर। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो देखिए रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में जो राइबोसोम उपस्थित होता है उसका कार्य यह होता है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम फोसिपरम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? तो देखिए प्लाज्मोडियम फोसिपरम से मलेरिया होता है और ये किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटोजोन में। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोन। अगला है ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो देखिए ग्लाइकोजन जो है ये साथियों यकृत में निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी लीवर। अगला है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आएगा ब्लड शुगर से। देखिए जब ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है और जब ब्लड शुगर की मात्रा उच्च होता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा HIV एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन सा संगठन है जो लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों देखिए, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑर्कियोपोटेरिक्स किनका संयोजक था? तो ध्यान से देखिए, ऑर्कियोपोटेरिक्स ये किनका संयोजक था? तो सरीसृप व पक्षियों का, ऑप्शन नंबर डी। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो देखिएगा साथियों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अधीर रक्तस्राव ये किस प्रकार का रोग है? तो देखिए, अधीर रक्तस्राव जो है ये एक आनुवांशिक विकार है साथियों, आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी? तो देखिए, ल्यूकेमिया जो कि एक प्रकार का कैंसर है, इसमें किसकी जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला है थैलेसीमिया जो कि एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो देखिए, थैलेसीमिया जो है ये ब्लड यानी खून को प्रभावित करने वाली बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, एलोसोम क्या होते हैं? देखिए, एलोसोम क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो है ना ये बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद जो है आपको फिजिक्स के 100 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन भी करवाएंगे। बहुत ही मजेदार ये क्लास होने वाला है। तो देखिए, एलोसोम क्या होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, एलोसोम जो है ये क्या होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो देखिए, उत्परिवर्ती जीन यानी आनुवांशिक बीमारी इनमें से कौन सी है? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया तीनों आनुवांशिक विकार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साथियों हमने बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम लोग फिजिक्स के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है प्लीज सभी साथी कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो देखिए, हीलियम को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, क्योंकि वह वायु से भी हल्की होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए, अग्नि जो है ये क्या है? तो साथियों अग्नि एक मिसाइल है और दीर्घ पारस वाला मिसाइल है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए इसमें मैंने सौरमंडल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो देखिए, यूरेनियम जो है अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल दिया जाता है या बदल जाता है? तो याद रखना सीसा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी भाभा को, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो ध्यान से देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बी मंदक के रूप में। अगला है, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो साथियों देखिएगा, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यूक्लिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां पर तड़ित झंझा आती है? तो करेक्ट आंसर आएगा आइसोब्रॉन्ट्स, याद रखना। उन रेखाओं को आइसोब्रॉन्ट्स कहा जाता है साथियों जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ अस्पडिन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो देखिए, पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो राइट आएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो याद रखिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने हेतु किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। अगला है, ट्राइनाइट्रोटाइलून का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो साथियों, ट्राइनाइट्रोटाइलून का विस्फोटक जो है ये किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? याद रखिए, अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ध्यान से देखिए, सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी जॉन्स केपलर। अगला है, ऑटोहन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एक सेकंड यहां पर ध्यान दीजिएगा। सौर प्रणाली की खोज
कोपरनिकस ने की थी ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केपलर ने ग्रह गति का नियम दिया था, है ना, ग्रह गति का नियम, ग्रहों की गतियों का नियम दिया था केपलर ने, और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ऑटो हन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान से देखिए, ऑटो हन ने किसका आविष्कार किया था? तो एटम बम का, यानी परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हन ने। अगला, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें क्या हो? तो देखिए, तारकोल वाली जो सड़क होती है उनमें टूट फूट तब होती है जब क्या हो? उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, यानी सड़क पर पानी जमा हो जाए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो साथियों राइट आंसर होगा घनत्व को मापने में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 ये किस प्रकार का मिसाइल है? तो देखिए, भारत की मिसाइल जो है अग्नि 2 ये किस प्रकार की मार करने वाली मिसाइल है? तो याद रखिए, भूमि से देखिए पृथ्वी से पृथ्वी, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा साथियों, आकृतिक निरूपण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो राइट आंसर आएगा साथियों रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण है जो परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, मैरॉन नहीं होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरॉन। अगला है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो देखिए, अधिकतम जैविक क्षति जो है वो गामा किरण से पहुंचती है साथियों। गामा किरण का जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे अधिक होता है, याद रखना। अगला, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, बारूद का आविष्कार जो है ये रोजर बेकन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों याद रखिएगा, जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक विट्टल ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, टीका का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, सबसे पहले चेचक के टीके के रूप में। अगला है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो याद रखिएगा, सिलिका का, ठीक है, स्फटिक जो है यह सिलिका का ही क्रिस्टलीय रूप है। अगला है, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है? तो साथियों ये अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसैट को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना 1, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो आधुनिक पनडुब्बियों में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, नाभिकीय ईंधन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिए, भारत के चंद्र मिशन को चंद्रयान नाम दिया गया है। पहले चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, फिर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ। चलिए अगला है, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो देखिए, सबसे पहला स्वचालित वाहन किसने बनाया था? तो कार्ल बेंज ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? तो साथियों देखिए, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है किसके दौरान? तो देखिए, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है किसके दौरान? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जहाजों में समय नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो देखिएगा, जहाजों में समय को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं साथियों? तो क्रोनोमीटर का, ऑप्शन नंबर ए। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है, यानी जल के प्रवाह को किससे मापा जाता है? तो राइट आएगा क्यूसेक से, ऑप्शन नंबर सी क्यूसेक। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन यानी सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, करेक्ट आंसर आएगा यथावत रहेगी, बिल्कुल वैसे ही रहेगी, नहीं बदलेगा, बल्कि वो दोनों टुकड़ा अलग अलग 2 चुंबक बन जाएगा, है ना। अगला है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है?
तो देखिए उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? राइट आएगा सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर डी। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो साथियों उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाहरी चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? तो रबर की शील्ड से, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो राइट आएगा बैटरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बैटरी। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा धारिता का, ऑप्शन नंबर ए धारिता। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो साथियों टेप रिकॉर्डर को किसके समीप नहीं रखा जाना चाहिए? मैग्नेट के यानी चुंबक के, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो राइट आंसर आएगा एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें? तो देखिए एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला तंतु के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है किस रूप में? तो देखिए तंतु रूप में या तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयुक्त की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है किस रूप में? तो विद्युत ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो देखिए धातु तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह साथियों इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? राइट आएगा साथियों नर्म लोहे का, ऑप्शन नंबर सी। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्यों? देखिए राइट आएगा क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों? तो देखिए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा कूलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो याद रखिएगा सौर कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है किसमें? बताइए आपके घर में जो विद्युत परिपथ है उसमें फ्यूज का तार कब गल जाता है, फ्यूज कब कट जाता है, किसमें भारी वृद्धि होती है? जब, याद रखिएगा जब धारा में भारी वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए धारा, करंट। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए वीडियो टेप का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो साथियों गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो राइट आंसर आएगा धारा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। अगला है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक इनमें से कौन सा एक है? तो देखिएगा जर्मेनियम जो है ये साथियों एक अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? तो देखिए राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? देखिए अति चालक वह चालक है जिसमें क्या शून्य होता है? प्रतिरोध शून्य होता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो याद रखिए ओम का जो नियम है ये किसके बारे में सही है? तो करेक्ट आएगा याद रखिएगा सभी साथी ओम का नियम है ना चालक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम किसके बारे में सही है? तो चालक के लिए। अगला है विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होती है? तो देखिए विद्युत परिष्करण के दौरान जो विशुद्ध धातु होता है वो कहां पर एकत्रित होता है? तो कैथोड पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो साथियों जो नॉट गेट है ये एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो देखिए जब धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है तो उसको डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? देखिए डायनेमो जो कार्य करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? तो देखिएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? तो ऑरस्टेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ
कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 18 डिग्री का। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो साथियों ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट है विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो साथियों देखिए विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो कम दाब पर पारा, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? यानी फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो राइट आएगा प्रतिरोधकता को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? देखिए 3 पिन वाला जो बिजली का प्लग होता है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, तो इसमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला पिन होता है उसको किससे जोड़ना चाहिए? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आधार से। नेक्स्ट है देखिएगा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किससे? ट्रांसफार्मर जो है ये किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसी वोल्टेज को उपचयन और अपचयन करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो देखिए जो एक बल्ब है जो कि जल रहा है और उस जलते हुए बल्ब के विद्युत बल्ब के तंतु का जो ताप है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अंक अंकित होता है? तो याद रखिए 6500 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो देखिए ओम का जो नियम है वो क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को, ऑप्शन नंबर डी। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है कौन सा नियम? तो साथियों ये तो कौन सा नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। याद रखिएगा ओम के नियम का। ओम का नियम क्या बताता है साथियों? V = IR। याद रखना है सभी साथियों को, है ना, ओम के नियम का ये सूत्र है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? तो देखिए घरों में जो पंखा बल्ब आदि लगा होता है वो किस क्रम में लगा होता है? तो याद रखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए राइट आंसर आएगा साथियों समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो याद रखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित यानी इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? देखिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है वो धन आवेशित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धन आवेशित। अगला है कौन सा यंत्र समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो देखिए श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए फाइबर ऑप्टिक जो है ये साथियों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अच्छा दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है कहाँ की वस्तु को? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। अब जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो कहाँ की वस्तु को देख सकेगा? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है कि नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो ये साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है, ऑप्शन नंबर ए। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो देखिए काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, ऑप्शन नंबर सी। चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? तो ध्यान से देखिए चंद्र ग्रहण जो है ये साथियों हमेशा पूर्णिमा के दिन घटित होता है और जो सूर्य ग्रहण है हमेशा अमावस्या के दिन घटित होता है, याद रखना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना लगता है? तो देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ध्यान से देखिएगा इनमें से वो कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो देखिए किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है साथियों? विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ध्यान से देखिएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष
देखिए किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साथियों, याद रखना सभी साथी, व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। जब हम जल के नीचे सुराही, देखिए जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि यानी आवाज़ सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो साथियों ये अनुदान के कारण ऐसा सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर डी अनुदान। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा विमान जब उड़ान भरता है, ऑप्शन नंबर ए। साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, और साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि चंद्रमा पर तो वायुमंडल ही नहीं है। अगला है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में याद रखना परासरव तरंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना अल्ट्रासोनिक तरंग का, ऑप्शन नंबर ए। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो राइट आएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न कर दिया था? तो देखो राइट आंसर आएगा गाल्टन ने साथियों। परासरव तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आज का अगला क्वेश्चन है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो देखिए गर्म मौसम में जब हम पंखा चलाते हैं तो आराम क्यों महसूस होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे शरीर से अधिक उष्मा, देखिए एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हम देखिए हमारा पसीना जो है वो तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है, इस कारण हमें आराम महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करेंगे क्लास में। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना। चलिए तो अब केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, जानदार शानदार धाकड़ क्लास है ये। चलिए फिर देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। साथियों हमने बायोलॉजी के भी 100 क्वेश्चन पढ़ लिया और फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखिए निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो देखिएगा ऑक्सीकरण की परिघटना इनमें से कौन नहीं बताता है? तो भोजन का पचना, श्वसन और दहन तीनों ऑक्सीकरण है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला जाता है तो दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों देखिए संक्षारण जो है ये उपचयन अभिक्रिया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इनमें से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म है या जोड़े हैं जो हमेशा साथ साथ होते हैं? तो याद रखिए उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो देखिए किसी भी अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो राइट है अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों देखिए श्वसन जो है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ध्यान से देखिए क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो OH- आयन जो है यह मुक्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है साथियों। अगला है वे पदार्थ जिनमें, देखिए वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसको अम्ल कहा जाता है, एसिड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? यानी प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? तो हमेशा याद रखना जिसका pH मान 0 होता है उसको प्रबल अम्ल बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी pH 0। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो किससे निकाला जाता है ये बताना है। तो साथियों देखिएगा लिटमस रंजक जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है और इसको निकाला जाता है किससे? तो लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखना जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है साथियों? तो विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2, याद रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी लिटमस पत्र आदि जो है ये किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है?
तो प्राकृतिक गैस जब जलता है तो वो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है? तो याद रखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग होता है साथियों काली, ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है, 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है? साथियों देखिएगा दांत का मसूड़ा काफी किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 7, जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है। अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों देखिए इमली और अंगूर इन दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उपचयन, देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया जब साथ में होता है तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो देखिए दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? तो साथियों देखिए जिंक तथा लेड जो होते हैं ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी अधिक क्रियाशील। अंगूर का किण्वन करना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो अंगूर का किण्वन करना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है? तो देखिए मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो किस प्रकृति का लॉ उत्पन्न होता है? तो याद रखिए श्वेत चमकदार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका यानी विनेगर, इसमें साथियों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? यानी इनमें से 3 तो सजातीय है, एक विजातीय यौगिक है, वही बताना है। तो देखिए खाड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर तीनों एक प्रकार के यौगिक है, एक जाति के, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये विजातीय यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो मधुमक्खी के डंक में साथियों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? तो ध्यान से देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय दंत मंजन का। जस्ता का अयस्क इनमें से कौन सा एक है? तो देखिए जस्ता का अयस्क इनमें से कौन है? तो जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों, जो कि जस्ता का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो याद रखिएगा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सी धातु है जो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी सोना, सोना कभी भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला है कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगेगा? तो इनमें से कौन सा धातु है? याद रखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम को जब जल में डालेंगे तो तैरेगा। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों ये जो है ना तन्यता का उदाहरण है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तन्यता। अगला है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो देखिएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन एक अधातु है जो कि चमकीला है। नेक्स्ट है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है? राइट आएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो ध्यान से देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं साथियों, हाई, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वे किस प्रकृति के होते हैं? तो देखिए मैग्नीशियम के जलने के बाद जो उत्पादक बनता है वो साथियों क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा क्षारीय। सोडियम लिथियम, देखिए सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम को। चलिए इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी अधातु है जो कि पानी में डुबा कर रखी जाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा श्वेत फास्फोरस। अगला है ताम्र एवं टीन यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो साथियों तांबा और टीन के मिश्र धातु को ब्रॉन्ज कहते हैं यानी कांसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो देखिए जब कॉपर को वायु में जलाते हैं तो साथियों कॉपर ऑक्साइड बनता है, याद रखना कॉपर ऑक्साइड।
चलिए नेक्स्ट है सिलिका क्या है। तो देखिए सिलिका जो है ना साथियों एक प्रकार का उपधातु है। उपधातु जिसको मेटलॉइड बोलते हैं। उपधातु का परिभाषा यह है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट है धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो याद रखिएगा आघात वर्ध्यता, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे। मान लेते एक मिश्र धातु है और उसमें एक धातु पारा भी है Hg, तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे अमलगम कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी इनमें से कौन सा एल्कोहल है जो पीने के लिए उपयुक्त है। तो याद रखिए एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है साथियों 334 केल्विन, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। तो देखिए उस हाइड्रोकार्बन का नाम है साथियों इथेन, जिससे एथेनॉल बना है। नेक्स्ट है रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो याद रखिएगा रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो है वो तत्व कहलाता है, एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए यौगिक यानी कंपाउंड। अगला है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो इसे बोलते हैं मिक्सर यानी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में। अगला निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। देखिएगा तो ओजोन ये भी सिंगल एलिमेंट है, वायु ये तो गैसों का मिश्रण है, पारा ये भी सिंगल एलिमेंट है। यौगिक पूछा है तो अमोनिया, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो करेक्ट आएगा साथियों वायु, क्योंकि वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। तो देखिए पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह साथियों प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। बारूद ये क्या होता है, यौगिक मिश्रण या द्रव्य। देखिए बारूद जो होता है ये मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो देखिए इस वाक्य को कहा था कनाद ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कनाद। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखिए न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक। परमाणु नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिएगा किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन ही होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली ने। अगला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो देखिए करेक्ट आएगा परमाणु, ऑप्शन नंबर सी एटम। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर। तो याद रखिए किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो साथियों राइट आंसर आएगा अल्फा कण से, ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण के प्रकीर्णन से। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन 12, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 8। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 10। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आएगा साथियों देखिए करेक्ट आएगा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हाइजेनबर्ग ने किया था साथियों, ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर। तो याद रखिए किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
किसी तत्व के रासायनिक गुण ये किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा फोटोन, है ना, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो करेक्ट आएगा हेनरी बेक्वेरेल ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो देखिए अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो याद रखिए रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो साथियों देखिएगा ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बीटा किरण में, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक है? ये माफ करना सबसे कम है ना। तो किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? तो करेक्ट आएगा गामा किरण की। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है और आयतन क्षमता सबसे कम है, याद रखना। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटोहन ने किया था, मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन। अगला है परमाणु शक्ति संपन्न किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किससे? तो देखिए सूर्य से ऊर्जा जो है यह नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म की आयु। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हाइड्रोजन में कुल 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम, याद रखना। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जिसकी आकृति चतुष्फलकीय है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यानी जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो साथियों रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उनको ईंधन बोलते हैं, फ्यूल। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है साथियों उसको लवण बोलते हैं, लवण। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? यानी हाइड्रोजन ने किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? यानी आवारा तत्व किसको कहा जाता है? तो याद रखना हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? तो देखिएगा इनमें से कौन अधातु नहीं है? सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी। एल्युमिनियम अधातु नहीं, ये धातु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन एक परमाणुक गैस है? तो इनमें से कौन सा एक परमाणुक गैस है? तो देखो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, देखिएगा वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो साथियों वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। तो साथियों आज आपको बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन करवाएं, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन करवाएं और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करवाएं, यानी टोटल 300 क्वेश्चन इसी क्लास में करवाए हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया है। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल के अंदर बहुत सारे क्लासेस मैंने करवाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।